सुप्रभात। मैं प्रशांत कुमार चतुर्वेदी यूएस एकेडमी इंस्टीट्यूट राजपुर कैंपियरगंज से आपका हिंदी का शिक्षक। विद्यार्थियों, आज हम सभी कक्षा 10वीं की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद्य खंड का 5वां अध्याय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ेंगे। इस पाठ में हमें निराला जी की 2 छोटी कविताएं, छोटी परंतु सुंदर कविताएं उत्साह और अट नहीं रही पढ़ने को मिलेंगी। कविताओं को पढ़ने से पहले आइए निराला जी के जीवन के बारे में कुछ जान लें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता रहे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकार के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट और उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया है। छायावादी रचनाओं में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। तो आइए इस पाठ में जो उन्होंने 2 छोटी कविताएं लिखी, एक उत्साह और दूसरा अट नहीं रही, इनका मुख्य विषय जानते हैं क्या है। उत्साह आवाहन गीत है और इसमें उन्होंने बादलों को संबोधित किया है। बादलों के गर्जन तर्जन में इन्हें क्रांति का स्वर सुनाई देता है और वह उसी क्रांति के स्वर के माध्यम से लोगों के अंदर ऊर्जा का संचार चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बादल अपने गर्जन तर्जन से लोगों के अंदर उत्साह, उमंग का संचार कर दे और सुसुप्त अवस्था में यानी कि हतोत्साहित अवस्था में जितने भी लोग हताश और निराश हैं, उनके अंदर ऊर्जा का एक उमंग का संचार हो। ठीक है। और दूसरा विषय है अट नहीं रही। अट नहीं रही में उन्होंने फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है कि फागुन मास आते ही प्रकृति के प्रत्येक घटक अपने सौंदर्य की चरम सीमा पर होते हैं। उनकी सुंदरता सर्वव्यापक होती है, जिसे देखकर मन कभी भी भरता नहीं है। उसे आंखों में समा पाना हमारे बस की बात नहीं है। वह इतनी व्यापक और इतनी विशाल रूप में होती है कि उसको हृदय में भर पाना या आंखों से देख करके आंखों की मन की संतुष्टि नहीं हो पाती है। चलिए आइए देखते हैं। पहले कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके भाव को समझेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे। उत्साह एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित है। उत्साह एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अपने संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों को चयन और लय की ने कविता को भी फागुन की तरह ही सुंदर और ललित बना दिया है। देखिए, दोनों ही कविताएं सुंदर विषयों पर लिखी गई हैं। एक लोगों को बादलों के गर्जन तर्जन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया, लोगों को उत्साहित करने का प्रयास किया गया, उनके अंदर ऊर्जा, उत्साह और उमंग भरने का प्रयास किया गया है। तो दूसरी तरफ एक तरफ जहां क्रांति और विप्लव की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कोमलता और मादकता की बात की जा रही है। ठीक है। दोनों एक दूसरे के विपक्षी हैं। जहाँ क्रांति होगा वहाँ कोमलता नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये जो है दोनों अलग अलग विषयों पर है कविता। एक उत्साहित करने वाली, तो एक मन को मोह लेने वाली, सर्वव्यापक
फैली हुई सुंदरता की बात की जा रही है, एक जगह फागुन मास की सर्वव्यापक सुंदरता की बात की जा रही है, तो एक जगह बादलों की गर्जन तर्जन और उनके अंदर परिवर्तन कर देने वाली क्षमता की बात की जा रही है। तो दोनों का विषय अलग अलग है। आइए पढ़ते हैं कविता को और कविता के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। उत्साह। बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर गगन, घेर घेर घोर गगन, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो, बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत की घन, तप्त धरा जल से, फिर शीतल कर दो बादल गरजो, बादल गरजो। तो यहाँ देखिए बादलों को संबोधित किया गया है कि हे बादलों गरजो। कवि को बादलों की आवाज़ में, बादलों की गर्जन तर्जन में एक जो है क्रांति का स्वर सुनाई देता है। कवि को बादलों की गरज बहुत ही प्रिय लग रही है, ठीक है, आकर्षक लगती है, उसमें क्रांति का आवाहन दिखाई देता है, ठीक है, क्रांति का स्वर सुनाई देता है। बादलों में की गर्जन तर्जन में कवि को क्रांति का स्वर सुनाई देता है। वह उनसे गरजने के लिए कहता है, उन्हें गरजने का मतलब गड़गड़ाने के लिए। आपने गड़गड़ाहट सुनी होगी, जब कड़कते हैं, गड़गड़ाते हैं, तो कवि उन कड़कड़ाहट पर, उन गड़गड़ाहट भरे स्वर पर क्या है, मुग्ध है, मोहित है, और उन्हें बार बार संबोधित कर रहा है, बादलों गरजो, खूब गरजो, इतना गरजो, इतना कड़कड़ाओ, इतना गड़गड़ाओ कि संपूर्ण जगह को, संपूर्ण धरा को तुम अपनी तरफ आकर्षित कर लो, सारे जनमानस को अपनी तरफ आकर्षित कर लो, सबका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर लो, और क्या करो, तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से, तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस पूरे और अपने विकराल रूप से इस पूरे आकाश को क्या करो, घेर लो। आकाश को घेरेगा तो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ेगा, ठीक है, पूरी पृथ्वी को वो घेर लेगा, ठीक है। तो यहाँ कहता है घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन, घेरो, कैसे घेरो, घोर रूप में, किसको घेरो, गगन को घेरो, इस पूरे गगन को अपने घोर रूप में, घोर कैसा होता है, कैसा, अपने भयंकर, घोर का मतलब यहाँ भयंकर, अपने भयंकर विकराल रूप में इस पूरे आकाश को, हे धाराधर, हे धारा को धारण करने वाले, हे धारा को धारण करने वाले अर्थात जल को धारण करने वाले बादलों, अपने विकराल घोर रूप में इस पूरे आकाश पर छा जाओ, इस पूरे आकाश को घेर लो। हे बादलों गरजो, कड़कड़ाओ, गड़गड़ाओ और गरज करके अपने भयंकर विकराल रूप में इस पूरे आकाश को घेर लो, इस पूरे पृथ्वी पर छा जाओ, ठीक है। अब दूसरे में देखिए कवि कहता है ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। कवि कहता है, देखिए यहाँ कवि की कल्पना है, कवि कुछ भी कल्पना कर सकता है, कवियों के अंदर यह कवि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, आपने सुना होगा। तो कवि कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, अपनी कविताओं में कुछ भी कल्पना करके लिख सकते हैं। तो बादलों का यह जो घुंघराला स्वरूप होता है उसको देख करके, आपने देखा होगा बादल जब आकाश में छाए रहते हैं तो उनका आकार कुछ घुंघराले, बच्चों के घुंघराले बाल के समान होता है। तो कवि ने उस घुंघराले स्वरूप को देख करके, बादलों के उस घुंघराले रूप को देख करके बच्चों के काले घुंघराले बालों से उनकी कल्पना की है। कहा है कि तुम्हारे केस कितने ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, तुम्हारे केस कितने सुंदर हैं। हे बादलों तुम्हारे काले काले घुंघराले केस कितने सुंदर हैं। ये जो है क्या है, इनकी सुंदरता इतनी, कवि कहता है कि ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पा। कि बादल जो है यहाँ पर कवि ने कल्पना की है, मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि ने बादलों के स्वरूप को देख करके, बादलों के घुंघराले स्वरूप को देख करके उनकी तुलना बादलों के, और देखिए बाल कैसे होते हैं, काले होते हैं, तो और
बच्चों के बाल काले और घुंघराले भी होते हैं, तो वो बादलों का स्वरूप भी उसका बादलों का रूप भी उसी के जैसा होता है। ठीक है, तो उनके बादलों के रूप में जो काला और घनापन है, जो काला और फैलाव है, बच्चों के जैसे काले और घुंघराले बाल होते हैं, उसका कवि ने उससे उनकी तुलना कर दी है। ठीक है, और कहा है कि तुम्हारा स्वरूप तो मानो बच्चों के क्या है, मानो किसी बच्चे के काले घुंघराले केस के समान है, तुम्हारे सुंदर। और ऐसा नहीं कहा है, उसने कहा है कि तुम्हारे ये जो बाल हैं अत्यंत काले और घुंघराले हैं, तुम्हारे जो बाल हैं अत्यंत, तुम्हारे जो केस हैं वो कितने सुंदर और काले और घुंघराले हैं, अत्यंत सुंदर हैं, मनमोहक हैं। ये कल्पनाओं के समान ये जो क्या है, कल्पनाओं के विस्तार के समान घने हैं। मतलब जिस प्रकार कल्पना की कोई और छोर नहीं होता, जिस प्रकार कल्पनाओं का कोई और छोर नहीं होता, उसी प्रकार तुम्हारे इन काले घुंघराले बालों की सुंदरता का भी कोई और छोर नहीं है। हे बादलों, तुम्हारे इन सुंदर काले घुंघराले बालों की सुंदरता का कोई और छोर नहीं है। और कवि ने उन बादलों को कवि की संज्ञा देते हुए कहा है, कवि ने उन बादलों को कवि की संज्ञा देते हुए कहा है, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले। हे विद्युत छवि उर्मे, विद्युत क्या है, विद्युत मतलब होता है बिजली, विद्युत छवि उर्मे, विद्युत छवि है तुम्हारे अंदर, विद्युत की छवि है, विद्युत का तेज है, कहाँ है, उर्मे है, उर्मे है मतलब हृदय में, कहाँ, उर्म का मतलब क्या होता है, हृदय। विद्युत छवि उर्मे, विद्युत की छवि धारण करने वाले, अपने हृदय में विद्युत की क्या तेज धारण करने वाले, कवि नव जीवन वाले। हे कवि रूपी बादल, तुम लोगों को नया जीवन देने वाले हो। क्या हो, हे कवि रूपी बादल। यहाँ देखिए कवि बादलों को कवि की संज्ञा दी है। ठीक है, कवि ने बादलों को कवि की संज्ञा दी है। जिस प्रकार कवि लोगों के अंदर उत्साह और उमंग का संचार कर देता है, अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास करता है, उत्साह भरने का प्रयास करता है, समाज में क्रांति और बदलाव लाने का प्रयास करता है, उसी प्रकार ये बादल, उसी प्रकार इन बादलों में कवि भी एक कवि की का स्वरूप देखते हैं और कहते हैं कि हे कवि रूपी बादल, तुम क्या हो, नव जीवन वाले, तुम लोगों को नया जीवन देने वाले हो, तुम लोगों को नया जीवन देने वाले हो। तुम अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए, बिजली की का तेज धारण करने वाले, बिजली का प्रभाव धारण करने वाले, विद्युत की छवि धारण करने वाले हो। तुम संसार को नया जीवन देने वाले हो। क्या हो तुम, हे कवि रूपी बादल, तुम इस संसार को नया जीवन देने वाले हो। तुम इस संसार में, इस जनमानस में, यहाँ लोगों को नया जीवन देने वाले हो। हे कवि रूपी बादल, ओ कवि रूपी बादल, क्या करो, तुम वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। तुम अपने अंदर की भावनाओं रूपी वज्र को क्या करो, तुम अपनी भावनाओं में क्या करो, अपने विचारों में क्या करो, वज्र की कठोरता को धारण। वज्र मतलब क्या होता है, वज्र मतलब बहुत ही कठोर, बहुत ही भीषण, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी भीषण, एक ऐसा भयंकर क्षमता, या ऐसी इतनी कठोरता लाओ, तुम अपनी भावनाओं में वज्र को छिपा करके समूचे संसार में जोश का पौरुषमय स्वर भर दो। हे बादलों गरजो, हे बादलों गरजो, गड़गड़ाओ, कड़कड़ाओ। ठीक है, और इस पूरे आकाश को घेर लो। ठीक है, तुम्हारे अंदर तुम अपने भावनाओं में, अपने विचारों में, अपनी आवाज़ में वह कठोरता लाओ कि लोगों के अंदर पौरुष का संचार हो जाए, लोगों के अंदर ऊर्जा का संचार हो जाए, लोगों के अंदर उमंग का संचार हो जाए। ठीक है, हे बादलों गरजो, गड़गड़ाओ, कड़कड़ाओ। ठीक है, देखिए वज्र छिपाने का मतलब क्या है कि बादलों के भीतर क्या होती है, बिजली होती है, कड़क होती है, तेज होता है। तो कवि ने उसे बिजली को उथल पुथल कर देने वाली एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में देखा है कि भाई बिजली आप देखते होंगे कितनी प्रचंडकारी होती है, जहाँ भी गिरती है वह परिवर्तन कर देने की क्षमता रखती है। बादलों के अंदर तेज होता है, बादलों की आवाज़ समूचे पूरे आकाश में गूंजने की क्षमता रखता है, बादल पूरे आकाश पर छा जाने की क्षमता रखते हैं। तो वैसा ही वह अपने प्रभाव को दिखलाने के लिए कवि आह्वान कर रहा है, कवि कहता है कि हे बादलों क्या करो, पूरे आकाश, कवि बादलों को गरजने के लिए कहता है,
यहाँ देखिए, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, कवि बादलों को गरजने के लिए कह रहा है और पूरे वातावरण में जोश और पौरुष का संचार, क्रांति का संचार कर देने की बात कर रहा है। इसलिए वह बादलों को गड़गड़ाने के लिए कह रहा है और वह कहता है, कवि को बादलों में एक पौरुष, एक पुरुषत्व दिखाई देता है, एक क्रांति का प्रतीक दिखाई देता है बादलों की गड़गड़ाहट में, ठीक है, उनकी जोश भरी आवाज़ में। देखिए आप कहीं भी कोई भी जब आप देखते होंगे कहीं भी किसी भी सभा को संबोधित करने वाला कोई भी होता है, जितनी उसकी आवाज़ में कसक होती है, उसकी आवाज़ में जितना ही भारीपन होता है, उतना ही समाज पर, उतना ही उस सभा पर उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए बादल को कवि अपने तेज आवाज़ में गड़गड़ाने के लिए कह रहा है, पहले जोश और उमंग भरने के लिए कह रहा है, हतोत्साहित लोगों के अंदर ऊर्जा का संचार कर देने की बात कर रहा है, और ताकि, ठीक है, तो कवि को बादलों के स्वर में जो गड़गड़ाहट है, जो जोश भरी गड़गड़ाहट है, उसमें पौरुष का एक की संचार कर देने की शक्ति दिखाई देती है। इसलिए वह कहता है कि हे बादलों गरजो, और बादलों के अंदर बारिश का जल भी होता है, ठीक है। तो वह बारिश का जो जल है, अपनी गड़गड़ाहट से ऊर्जा का संचार कर दे और उसके बाद जल की बारिश करके क्या कर दे, बंजर धरती को भी वह उपजाऊ बना दे, ठीक है। तो बादलों के अंदर वह क्षमता है, बादलों के अंदर वह शक्ति है कि वह लोगों के अंदर उत्साह ला करके परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, लोगों के अंदर, समाज के अंदर, पूरे वातावरण में परिवर्तन करने की क्षमता होती है उसके अंदर, ठीक है। इसलिए वो बादलों को संबोधित कर रहा है कि हे बादलों गरजो। बादलों को कवि ने पूरे आकाश में को घेरने के लिए कहा है। तो आकाश जो कि क्या है कि आकाश क्या है, आकाश पूरी धरती पर छाने वाला है, उसका संरक्षक के रूप में है। तो पूरी बादलों के आने से पहले क्या होता है, अभी इस वर्षा ऋतु के आने से पहले आपने देखा होगा काफ़ी उमस और गर्मी भरा माहौल रहता है, ठीक है। गर्मी की इस तपन और उससे पहले जो धूप और चिलचिलाती धूप और तपन होती है, लू होती है, उससे पूरा जनमानस परेशान होता है, ठीक है। तो कवि चाहता है बादल आकाश में फैलें और तपती हुई तपन से, इस धरती को तपन से, गर्मी से, लू से क्या करें, मुक्त कर दें, छा करके पूरी शीतलता लाने का प्रयास करें। और कैसे शीतलता लाएंगे, अपनी बारिश का जल, अपनी वर्षा का जल प्रदान करके पूरे धरती के तपन को बुझा दे, ठीक है। और देखिए फिर उसने कहा है कि वज्र छिपा बादल, उसने कहा है कवि ने कहा है कि बादलों के काले घने और जो इनका जो स्वरूप है, बादलों का स्वरूप है, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। बादलों का ये जो काला घुंघराला स्वरूप है, ये बच्चों की काले घुंघराले बालों के समान ही है, ठीक है। जैसे बच्चों की सुंदरता, काले घुंघराले बालों की सुंदरता का कोई और छोर नहीं होता, वैसे इस बादलों की सुंदरता का भी, इस विकराल रूप की सुंदरता का भी कोई और छोर नहीं है, ठीक है। और उनके स्वरूप के कारण ही उनकी तुलना बच्चों के काले घुंघराले बालों से की गई है। फिर विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, ठीक है। वो कहते हैं उनके अंदर विद्युत की छवि है, विद्युत का तेज है, शक्ति है, बिजली की चमक है, कड़क है, उनके अंदर वह ताकत है कि वह परिवर्तन कर देने की क्षमता रखते हैं, उथल पुथल कर देने की क्रांतिकारी शक्ति है उसके अंदर। जिस प्रकार कवि अपने विचारों से समाज में उथल पुथल कर सकता है, समाज में परिवर्तन कर, उथल पुथल करने का मतलब है समाज में परिवर्तन ला सकता है, उसी प्रकार बादलों के अंदर भी इस बंजर भूमि में भी बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना देने की शक्ति होती है, ठीक है। विप्लव लाने की शक्ति होती है, बादलों के अंदर परिवर्तन कर देने की शक्ति होती है। इसीलिए बादलों को संबोधित करता है कवि, ठीक है। और उसकी संज्ञा, जैसे कवि समाज में परिवर्तन ला सकता है, नई चेतना ला सकता है, इसीलिए कवि ने बादलों को कवि नवजीवन वाले कहा है। जैसे कवि समाज में चेतना ला सकता है, उसी प्रकार ये बादल भी इस संसार में ऊर्जा का संचार कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना सकते हैं, उथल पुथल कर देने की शक्ति होती है, चाहे तो विध्वंस करने की शक्ति भी इनके अंदर होती है, अपने तेज से, अपने प्रभाव से। फिर देखिए, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। कवि कहता है अपनी भावनाओं में वज्र को छिपाओ,
अपनी भावनाओं में कठोरता लाओ और अब उसको छिपा करके क्या करो, वज्र छिपा बादलों, वो कहता है कि अपनी भावनाओं में, अपने विचारों में कठोरता को छिपा करके पूरे संसार में क्या करो, जोश और पौरुष का संचार कर दो। इस पूरे संसार में पौरुषमय स्वर का संचार कर दो और लोगों के अंदर उत्साह का भी संचार कर दो। हे बादलों गरजो, कड़कड़ाओ, गड़गड़ाओ। फिर देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा। तो कवि कहता है तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कवि कहता है कि चारों ओर क्या थी, विकल विकल उन्मन थे, विकल मतलब बेचैन, चारों ओर बेचैनी थी, चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी, हर ओर मनुष्य परेशान था। भाई बारिश होने से पहले गर्मी के कारण क्या होगा, लोगों के अंदर व्याकुलता रहती है, बेचैनी रहती है और लोगों के मन जो है कहीं अनमने से रहते हैं, कहीं लगते नहीं हैं, उछते हुए रहते हैं। तो विश्व, और ये सब किस कारण होता है, ये सब गर्मी के कारण होता है। विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी से के कारण दुखी थे। भीषण गर्मी के कारण, बादलों के आने से पहले जो भीषण गर्मी होती है, उमस होती है, व्याकुलता होती है, उससे लोग परेशान थे। भीषण गर्मी के कारण लोग दुखी थे। तब न जाने अज्ञात दिशा से, तब आए अज्ञात दिशा से अनंत के घर, तब पता नहीं किस अनजान दिशा से हे बादल तुम चले आए। हे बादल तब न जाने, भाई आकाश का कोई दिशा तो होता नहीं है, आकाश में कोई दिशा आप बता सकते हैं क्या, आकाश की कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। तो उसने कहा तब न जाने आकाश की किस अनजान दिशा से, न जाने आकाश की किस अनजान दिशा से तुम आए, हे कवि रूपी बादलों, आए अज्ञात दिशा से अनंत की घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। और कवि बादलों को आवाहन करते हुए कहता है, कवि बादलों का आवाहन करते हुए कहता है कि हे बादलों अब तुम आए हो, तप्त धरा आए हो तो क्या करो, तप्त धरा, इस तपती हुई धरा को जल से, अपने शीतल जल से, ठीक है, शीतल कर दो। जल से, अपने शीतल जल से इस तपती हुई धरा को, तपन को बुझा दो। तुम खूब बरसो और गर्मी से झुलसे हुए लोगों को शीतल कर दो, ठंडक पहुंचाओ। हे बादलों गरजो और गरज करके खूब बरसो, ठीक है, लोगों के अशांत मन को शांत कर दो। तो देखिए एक प्रकार से जैसे कुछ इसका एक सांकेतिक अर्थ भी है, एक अर्थ छिपा हुआ इसमें। जैसे देखिए कवि कहता है कि जो है कि इस समाज में क्या है, कवि देखिए कवि का क्या काम है, सामाजिक चेतना लाना, कवि का काम है सामाजिक चेतना लाना। तो यहाँ पर बादलों को कवि के रूप में भी संबोधित किया है कवि ने, ठीक है। कवि ने बादलों को कवि की संज्ञा भी दी है और नया जीवन देने वाला कहा है। तो वह सांकेतिक अर्थ इसका यह है कि सारे संसार में, यहाँ देखिए गर्मी का तात्पर्य यहाँ उमस से, और गर्मी का तात्पर्य यहाँ समाज में फैली हुई हिंसा और कष्ट से है, दुखों से है, लोगों की परेशानियों से है। और जब समाज में ये चीज़ें फैली रहेंगी, हिंसा, लूट खसोट, ठीक है, या क्या कहते हैं उसे, आप कह सकते हैं कि जब सामाजिक वैमनस्यता फैली रहेगी तो लोग अनमने से रहेंगे, परेशान रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में एक ऊर्जादायी शक्ति के रूप में, ठीक है, एक ऊर्जादायी शक्ति के रूप में, एक विचार के रूप में, एक कठोर सशक्त विचार के रूप में आकर के एक मंगल की वर्षा करने वाले कवि अपने विचारों से इस समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कवि ने उन बादलों को कवि की संज्ञा दी है और कहा है कि आकर के अपने विचारों को, अपनी भावनाओं में, अपने विचारों में कठोरता छिपा करके इस संसार में प्रचारित करो और लोगों के अंदर से इस लोगों के दुखों को हरने का प्रयास करो। हे बादलों गरजो। तुम्हारे आने से पहले इस संसार में क्या थी, बेचैनी थी, व्याकुलता थी, भीषण गर्मी थी, लोग अनमने से थे, लोगों का मन स्थिर नहीं था। यहाँ देखिए गर्मी और बेचैनी और व्याकुलता, ये सब जो है सामाजिक
हिंसा, लूट खसोट और इसका परिचायक भी हो सकती हैं। तो विकल विकल उन्मन बेचैन थे लोग। इस तुम्हारे आने से पहले लोग अनमने से थे, वेकल थे, बेचैन थे। किसके कारण बेचैन थे? विश्व के निदाद के सकल जन, विश्व में फैली हुई संसार में फैली हुई गर्मी के कारण, तपन के कारण, लूह के कारण, यानी कि तपन और लूह जो है यह किसका परिचायक है? ये सामाजिक हिंसा, लूट खसोट, दुख कष्ट अभावों का परिचायक है। ठीक है। आए अज्ञात दिशा से अनंत की घर, तब तुम पता नहीं किस अज्ञात दिशा से, आकाश के अनंत दिशा से, अज्ञात दिशा से, अनंत आकाश की अज्ञात दिशा से तुम आए और आ गए हो। तो क्या करो? तप्त धरा, इस तपती हुई धरा को जल से, अपने शीतल जल से फिर शीतल कर दो। हे बादलों, गरजो और गरज करके खूब बरसो। लोगों के दुख को हरने का प्रयास करो और हर करके उन्हें सुख प्रदान करो। चलिए अब आगे देखते हैं। अट नहीं रही, अट नहीं रही कविता को पढ़ लेते हैं। अट नहीं रही आभा फागुन की तन सट नहीं रही, अट नहीं रही आभा फागुन की तन सट नहीं रही। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नम में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही, आभा फागुन की तन सट नहीं रही। ठीक है। चलिए देखते हैं अट नहीं रही, इसके अर्थ को समझते हैं। देखिए अट नहीं रही, यहाँ पे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया गया है। कवि कह रहा है कि अट नहीं रही का मतलब पहले समझ लीजिए, समा नहीं पा रही है। इतनी अधक इसकी जो सुंदरता है इतनी अधिक है कि वो छलक छलक कर बाहर आ रही है, उसे आप हृदय में धारण भी नहीं कर पा रहे हैं। इतनी मतलब इतना अधिक है उसकी, इतनी सर्वव्यापक है कि वह समा नहीं पा रही है। ठीक है। फागुन मास की सौंदर्य, फागुन मास का सौंदर्य इतना सर्वव्यापक है कि वह समा नहीं पा रहा है, प्रत्येक घटकों में से निकल निकल कर बाहर आ रहा है। ठीक है। निराला जी जो है फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहते हैं, सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन मास की जो सुंदरता है वह समा नहीं पा रही है, छलक छलक कर बाहर आ जाती है। अट नहीं रही आभा फागुन की तन सट नहीं रही, हमारे तन में भी समा नहीं पा रही है। फागुन की कांति, उसकी चमक, उसकी सुंदरता हमारे तन में भी समा नहीं पा रही है। उसके कारण उसके फागुन मास के आने पर क्या होता है? लोगों के चेहरे पर खुशी झलक पड़ती है। भाई देखिए, फागुन मास एक ऐसा मास है, ना तो आप अधिक गर्मी से परेशान होते हैं, ना तो वही परिवेश का भी माहौल, मौसम का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है, उनके मन पर पड़ता है, उनके शरीर पर पड़ता है। और अत्यधिक गर्मी होती है तब भी लोग व्याकुल होते हैं, अत्यधिक ठंडी होती है तब भी लोग व्याकुल होते हैं। लेकिन फागुन मास एक ऐसा समय है जिसमें लोग के मन उत्साह और उमंग से भरे हुए होते हैं, जिसके कारण लोगों के चेहरे पर खुशी झलक पड़ती है, झलक उठती है। ठीक है। तो फागुन मास को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि फागुन मास की सुंदरता का सर्वव्यापक सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि फागुन मास की सुंदरता समा नहीं पा रही है। फागुन मास की मनमोहकता इतनी अधिक है कि वह किसी के भी मन को हर लेती है और वह छलक छलक कर बाहर आ रही है। फागुन मास की कांति शरीर में, तन में समा नहीं पा रही है, वह तन में सट नहीं पा रही है, जिसके कारण लोगों के चेहरे पर उस मास के आने पर लोगों के चेहरे पर उसकी खुशी झलक रही है। ठीक है। फागुन को संबोधित कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। देखिए यहाँ पर किसको संबोधित किया? कहीं सांस लेते हो, किसको कहा गया है? कौन सांस ले रहा है? यहाँ फागुन मास को संबोधित किया जाया है। किसके द्वारा? कवि के द्वारा। कवि कहते हैं, हे फागुन क्या है तुम। जैसे देखिए फागुन मास जब आता है और हल्की हल्की ठंडी शीतल हवाएं चलती हैं तो वह सुगंधित होती हैं और मन को मोह लेने वाली होती हैं, तन को तृप्त कर देने वाली होती हैं, मन को तृप्त कर देने वाली होती हैं। उनका जो हल्का हल्का सुगंधित झोंका जब उठता है तो वह तन और मन को प्रसन्न कर देता है। तो ऐसे फागुन मास की सुंदरता का वर्णन करते हुए और फागुन को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे फागुन कहीं सांस लेते हो, अर्थात जब तुम्हारी हल्की हल्की सुगंधित हवा चलती है, ठीक है, तो तुम्हारी सुगंधित हवा से सभी के घर आंगन महक उठते हैं, घर घर भर देते हो। देखिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फागुन मास में कोई भी ऐसा पुष्प नहीं होता। फागुन मास में आप देखते होंगे जहाँ भी पुष्प लगे होते हैं सब पर पुष्प आए हुए हो, जहाँ भी फूलों के जहाँ भी आप देखते होंगे हर
प्राकृतिक घटक में अपने सौंदर्य की चरम सीमा पर होता है। हर तरफ सुंदरता उसकी फैली हुई होती है। पुष्प जो होते हैं सुगंधित होते हैं और उनके सुगंध से पूरा वातावरण महक उठता है। हल्की हल्की जो भीनी भीनी हवा चलती है वो पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है। ठीक है, तो हल्के हल्के हवा के झोंके जो हैं लोगों के घर को महका देते हैं। तो वही कहा गया है यहाँ हवा की चलने से। कवि फागुन मास को संबोधित करते हुए कहता है कि कहीं जो सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो ऐसा लगता है मानो हे फागुन मास तुम सांस ले रहे हो, और तुम्हारे सांस लेने से प्रत्येक घर महक उठता है। घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कहीं भर भी जो हल्की सी हवा चलती है, हल्का सा सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम क्या कर रहे हो, सांस ले रहे हो। और तुम्हारी सुंदरता से तुम्हारी सांस लेने से, तुम्हारी इस सर्वव्यापक सुंदरता से, तुम्हारे हल्की हल्की सांस लेने से सभी के घर महक उठते हैं। लोगों के घरों में जो रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं उनकी सुगंध से लोगों के घर महक उठते हैं। ठीक है, और इससे पूरे वातावरण की शोभा बढ़ जाती है, लोगों के घरों की शोभा बढ़ जाती है। ठीक है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तुम्हारी मादकता इतनी अधिक है अर्थात देखिए वह जो फागुन मास होता है उत्साह और उमंग वाला मौसम होता है, लोगों के अंदर ऊर्जा का संचार करने वाला मौसम होता है। इस समय मनुष्य अपने आप को ऊर्जा और उमंग से भरा हुआ पाता है। ठीक है, और नई कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, नए कार्य करने की ऊर्जा मिलती है, उमंग मिलता है, एक उमंग का संचार हो जाता है। तो तुम वातावरण में, कवि कहता है संबोधित करते हुए कहता है कि तुम हे वसंत ऋतु, ठीक है सॉरी हे फागुन, तुम्हारे इस वातावरण, तुम्हारे आने के बाद पूरे वातावरण में मादकता भर जाती है। और तुम्हारी मादकता इतनी अधिक होती है कि प्रत्येक पंछी आकाश की अनंत ऊंचाइयों को छूने की चाह लिए आकाश में उड़ने लगता है, फड़फड़ाने लगता है। ठीक है, कवि कहता है कि तुम पूरे वातावरण में ऐसी मादकता फैला देते हो कि आकाश पंछियों के परों से पट जाता है। पूरे आकाश में पंछियों के पंख फड़फड़ाने लगते हैं, पंछी आकाश में उड़ने को आतुर हो उठते हैं। वो कहता है उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और प्रत्येक मनुष्य क्या होता है, लोग भी क्या करते हैं, उत्साह और उमंग से तरंगित हो उठते हैं। यह ऐसा मौसम होता है कि लोगों को नए नए कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक ना, मनुष्य को नए नए कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो कवि कहता है कि आँख हटाता हूँ हट नहीं रही, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, मैं चाह कर भी अगर आँख को हटाना चाहूँ तो तुमसे मेरी आँखें हट नहीं रही। क्यों? क्योंकि एक जगह से नज़र हटाता हूँ तो दूसरी जगह तुम्हारी सुंदरता का व्यापक रूप मुझे देखने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये फागुन मास तुम्हारी सुंदरता से मैं चाह कर भी आँखें नहीं हटा पा रहा हूँ। तुम्हारी सुंदरता इतनी सर्वव्यापक है और हर जगह जहाँ भी हटा रहा हूँ आँख, वहीं तुम्हारी सुंदरता छलक करके बाहर आ रही है। तुम्हारी सौंदर्य से मैं चाह कर भी आँखें नहीं हटा पा रहा और मेरा मन भी इससे तृप्त नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि एक से बढ़कर एक तुम्हारा सुंदर रूप हर घटक में दिखाई दे रहा है। एक सी जगह से नज़र हटाता हूँ तो दूसरी जगह पर आकर मेरी आँखें टिक जाती हैं। ठीक है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्पमाल। कवि कहता है कि देखिए पत्तों से लदी डाल, देखिए जब फागुन मास आता है तो वृक्षों पर नए नए पत्ते भी आने लगते हैं। फागुन मास में नए नए पत्ते आने लगे, नए नए मुकुलित होते हुए कोमल पत्ते, कहीं लाल पत्ते कहीं हरे पत्ते, उन्हीं पत्तों का जिक्र किया गया है। फागुन मास, कवि कहता है कि जब फागुन मास आता है तो वृक्ष जो है पत्तों से लद जाते हैं, नए नए पत्ते निकल कर आते हैं, मुकुलित होते हुए पत्ते, लाल पत्ते, हरे पत्ते, कोमल मखमली पत्ते। ठीक है, उनको छूने से मखमली एहसास होता है। ठीक है, तो कवि कहता है कि फागुन मास आने से वृक्षों के जो डालियां हैं नए नए पत्तों से लद जाती हैं, कहीं हरे पत्ते तो कहीं लाल लाल मुकुलित होते हुए कोमल मखमली स्पर्श वाले पत्ते दिखाई देते हैं। ठीक है, और क्या है, कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्पमाल, और वृक्ष जो है फूलों की गुच्छों से, पुष्प गुच्छों से पूरे वृक्ष, पुष्पों के जो वृक्ष होते हैं वो पुष्प गुच्छ से पट जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे देखिए
वृक्षों में क्या होते हैं, वृक्ष जैसे ऐसा लगता है कि वृक्ष ने अपने गले में क्या पहन रखा, मंद मंद फूल। और देखिए जो वृक्षों के पुष्पों के वृक्ष होते हैं, पुष्पों के वृक्ष भी होते हैं, बड़े बड़े पुष्प के वृक्ष भी होते हैं, सिर्फ पौधे ही नहीं होते, वृक्ष भी होते हैं। तो उसमें ढेर सारे पुष्प आ जाते हैं और उनकी हल्की हल्की गंध क्या करती है, पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है। तो उन्हीं को कवि ने कल्पना, चूंकि कवि कल्पनाएं बहुत अधिक करते हैं, तो कवि ने उन पुष्प गुच्छों की कल्पना एक माला के रूप में की है और कहा है कि जैसे लगता है वो पुष्पों के जो वृक्ष हैं वो एक अपने गले में पुष्पों की माला पहन रखे हो, ठीक है, और उनकी हल्की हल्की मंद मंद सुगंध पूरे वातावरण को महका रही हो, ठीक है, सबके मन को मोह रही हो। और जहाँ तो कवि कहते हैं कहीं पड़ी उर में मंदगंध पुष्पमाल, तो कहीं कहीं पुष्पों के जो वृक्ष हैं उसमें ढेर सारे पुष्प कुछ दिखाई देते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे उस वृक्ष ने पुष्पों की माला पहन रखी हो, अपने हृदय में धारण कर रखी हो। देखिए इसका हासा यह है कि इसका तात्पर्य यह है कि जो वृक्ष पुष्पों वाले जो वृक्ष होते हैं वो ढेर सारे पुष्पों के उगने के कारण सुगंधित हो उठते हैं, उनके सौंदर्य बढ़ जाते हैं, ठीक है, पूरा वृक्ष ही सुगंधित हो उठता है, उसके फूल की महक पूरे वातावरण में फैल जाती है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, और पाट का मतलब यहाँ क्या है, जगह जगह। शोभा श्री का मतलब यहाँ सुंदरता, ठीक है, शोभा श्री का मतलब है सुंदरता का विशेष भंडार, या शोभा की राशि कह सकते हैं, शोभा का भंडार कह सकते हैं, ठीक है, सुंदरता का भंडार कह सकते हैं, ठीक है। तो कवि कहता है पाट पाट शोभा श्री, यानी जगह जगह सुंदरता, ठीक है, क्या हो रही है, पट नहीं रही है, मतलब समा नहीं पा रही है, जगह जगह सौंदर्य जो है, फागुन मास का सौंदर्य जगह जगह पर समा नहीं पा रहा है। इतना अधिक मात्रा में सौंदर्य है कि वह समा नहीं पा रहा। फागुन मास के आते ही सब जगह प्रकृति के प्रत्येक घटक में फागुन मास का सौंदर्य निखर करके सामने आ जाता है। तो इस प्रकार से ये इस कविता में फागुन मास के सौंदर्य का बढ़ा करके फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जो सर्वव्यापक है और सबके मन को मोह लेने वाली है, ऊर्जा और उमंग का संचार करने वाली है, ठीक है। तो यह कविता फागुन और बादलों को संबोधित करते हुए, फागुन मास को और बादलों को संबोधित करते हुए कवि ने लिखा है, ठीक है। तो इस कविता में जो चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी विद्यालय खुलने पर वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। और इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको असाइनमेंट के रूप में कराए जाएंगे। धन्यवाद।